नमस्कार, नवभारत सुपर 6 में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पीओजे यानी कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, ये वो कश्मीर है जो आज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की क्रूरता की आग में जल रहा है। ये आग इस वक्त इस्लामाबाद के तख्त को झुलसाने लगी है। जो चिंगारी मुजफ्फराबाद और रावलाकोट से उठी थी, वो अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। राजधानी की सड़कों पर छात्र और वकील एक साथ उतरे, हुक्मरानों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब कि शहबाज सरकार ने जनता की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को मैदान में उतारा है। पीओजे में रेंजर्स का खूनी क्रैकडाउन इस वक्त जारी। निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसा रही है वहां की सेना। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और गोलियां तक चल जा रही है। इसके चलते कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बंदूकों के दम पर आवाम का हौसला नहीं टूटा है। पाकिस्तानी हुकूमत के इस दमन के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मैदान में डटे हुए हैं। इस पूरे फसाद का असली जिम्मेदार कौन है, सवाल ये बड़ा है। और अगर ये सवाल आपके जहन में है तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इसका असली जिम्मेदार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर है। एक तरफ शहबाज शरीफ की लाचार सरकार है जो सिर्फ तमाशा देख रही है। दूसरी तरफ जनरल मुनीर की फौज जो अपनी जनता के दुश्मन के रूप में नजर आ रही है और दुश्मन मानकर अपनी ही आवाम पर जुल्म ढा रही है। आटा, बिजली, बुनियादी हक मांगने पर पीओजे की जनता को मिलता क्या है? मिलता है गोलियां, बर्बरता। और पाकिस्तान की इस कंगाल और बेहाल जोड़ी ने, यानी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी ने पूरे पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया है। तो आज इस शो में आपको पीओजे के हालात दिखाएंगे और कैसे पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता है, उसकी संभावनाओं को आपके सामने रखें। दरअसल कल ही हमने नवभारत सुपर 6 में आपको बता दिया था कि जो आग मुनीर ने पीओजे में लगाई, उसकी तपिश जल्द ही इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी तक पहुंचेगी। इस्लामाबाद से आ रही तस्वीरों ने हमारी इस खबर पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट और मीरपुर इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से की गई हिंसक कार्रवाई और दमनकारी नीतियों के खिलाफ छात्रों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद की सड़कों पर कैसे प्रदर्शन किया, कैसे मोर्चा खोला, ये इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी में हाल के महीनों में देखा गया ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुखर प्रदर्शन माना जा रहा है। इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। इसमें शामिल छात्रों और वकीलों ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ उग्र नारेबाजी की और रावलकोट में जो हिंसा हुई और उसमें जो निर्दोष लोग शिकार हुए, उनके लिए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक पीओजे में गिरफ्तार किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं हो जाती, हिंसा के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, दमनकारी नीतियां जब तक बंद नहीं हो जाती, तब तक ये जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ये सामने आती रहेंगी। ये वकीलों और छात्रों की तरफ से खुला ऐलान था। पीओजे के हालात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहां भारतीय क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ओर से और बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई गजल अब वहां की फिजा में गूंज रही। इसके बोल हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कैसे वहां लोग सरफरोशी की तमन्ना लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये आपको तस्वीर देखनी चाहिए। एक तरफ ये इनकलाब के नारे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के कब्जे वाले कश्मीर की धरती कैसे खून से लाल हो रही है, उसकी भी तस्वीरें। आसिम मुनीर के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर जबरदस्त गोलीबारी की गई। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 3 दिनों की रैली में कम से कम 40 लोगों के खोने की बात कही है, यानी कि 40 लोगों के मारे जाने का दावा किया। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई हैं। इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता के बावजूद रावलकोट में प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर डटे हुए हैं। मुजफ्फराबाद जाने की अपनी जिद पर सभी प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जेएएसी के नेता उमर नजीर कश्मीरी के सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। 40 लोगों के मारे जाने के बाद उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि मुजफ्फराबाद की ओर मार्च अंतिम संस्कार और दफनाने की प्रक्रिया के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन उन्होंने जोर देकर यह बताया कि जनाजे की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद विरोध प्रदर्शन और रैलियां फिर से शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीओजे में क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया है। आम जनता को परेशान करने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए जा रहे हैं
कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। यह पीओजेके की मीरपुर से आई तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में पाकिस्तानी रेंजर एक दुकान में लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहले प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई और फिर दुकानों से पानी की बोतलें, आइसक्रीम, इनकी लूटपाट शुरू कर दी। मतलब सोचिए, किसी देश की सेना अपने लोगों पर गोलियां बरसाती है और अपने ही लोगों की दुकानों से आइसक्रीम और पानी की बोतलें लूटती है। यह सेना है पाकिस्तान की, मतलब फटेहाल है पाकिस्तान, ये तो सब जानते हैं। ये देखिए, ये आइसक्रीम लूटने की तस्वीर, तो फटेहाल है पाकिस्तान की सेना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आइसक्रीम लूटने पर उतारी हो जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। पीओजेके के अंदर कई दुकानें हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इसी तरह से लूटपाट की, जो बहुत बेसिक से सामान होते हैं, छोटे मोटे सामान होते हैं, 10-20 रुपए के आते हैं, जिससे कि लोगों की रोजी रोटियां चलती हैं। ये पाकिस्तानी रेंजर्स अपने बूटों के दम पर उनको लूट रहे हैं या अपनी बंदूकों के दम पर लूट रहे हैं। इसकी तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। पीओजेके की आग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। तकरीबन आटा और बिजली मांगने पर शाहबाज मुनीर की जोड़ी ने जनता पर रेंजर्स की बंदूकें तान दी, लेकिन सड़कों पर छात्र और वकील उतर आए और इस वक्त स्थिति पाकिस्तानी युद्ध जैसे हालात की। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं जिसके जरिए पाकिस्तान के महासंकट को आप समझ पाएंगे। 4 बड़े बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे मुनीर और शाहबाज की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में बुनियादी हक को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र यानी कि इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। मुजफ्फराबाद और रावलकोट की सड़कों पर भड़की आक्रोश की चिंगारी ने देश की राजधानी को अब अपनी लपेटे में ले लिया है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के छात्रों और वकीलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बड़े प्रदर्शन ने शाहबाज सरकार की नींव हिला दी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन सिर्फ पीओजेके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के मुख्य शहरों तक और पढ़े लिखे तबकों तक पहुंच चुका है। हालात को काबू में करने में नाकाम रही शाहबाज सरकार ने बल प्रयोग का रास्ता चुना। पीओजेके के कई शहरों में पाकिस्तानी रेंजर्स को खुली छूट देकर मैदान में उतारा गया। रेंजर्स प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लाठीचार्ज तक किया जा रहा है, अंधाधुंध गिरफ्तारियां तक हो रही हैं और इस खूनी क्रैकडाउन में अब तक 40 जानें जा चुकी हैं। यह हाल फिलहाल की घटना है। पहले तो इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई थी जब प्रेग्नेंट औरतों तक को नहीं छोड़ा गया, लेकिन सरकार किसी बर्बरता के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात है, सबके हाथ में बंदूक है और वो निहत्थी आवाम पर गोलियां तक बरसा रहे, लेकिन आवाम सड़कों पर डटी हुई और इसी चीज ने पाकिस्तानी हुकूमत के अहंकार को सीधी चुनौती दी। इस पूरे महासंकट के सबसे बड़े गुनहगार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं और दूसरा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। एक तरफ शाहबाज शरीफ की सरकार कठपुतली की तरह लाचार दिख रही है, दिशाहीन दिख रही है, जिसके पास जनता को देने के लिए, थाली में देने के लिए रोटी नहीं है। दूसरी तरफ जनरल मुनीर की फौज अपनी ही जनता को दुश्मन मारकर उन्हें बूटों तले रौंद रही है या बंदूक के दम पर डरा रही है और कईयों पर तो गोलियां दाग दे रही है। यह जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापती आई है, लेकिन अपने अवैध कब्जे वाले हिस्से में बुनियादी अधिकार मांग रही जनता पर यह गोलियां चलवाती है जोड़ी। इस संकट ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार का गठजोड़ पूरी तरह से फेल हो चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली इस पूरे फसाद की जड़ है। भीख मांगते मुल्क के पास जनता को देने के लिए सब्सिडी नहीं है। आटा, बिजली आम इंसान की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। जब जनता हक मांगती है तो बदले में पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ गोलियां या फिर दमन देती है। राजधानी इस्लामाबाद में छात्रों और वकीलों के उतरने के बाद स्थितियां गृह युद्ध जैसी बनती हुई दिख रही हैं। मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को विनाश के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी नामुमकिन नजर आती, और वापसी करने की कोशिश की गई तो संभवतः वहां पर स्थिति यह होगी कि इन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और यह पाकिस्तान का एकमात्र मोर्चा नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कई दूसरे मोर्चों पर भी घिरा हुआ है, टीटीपी का सामना कर रहा है, उधर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन तमाम मोर्चों पर पाकिस्तान जिस तरह से घिर गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। आगे आपको दिखाएंगे काले धन के गोल्डन खेल का पूरा सच, लेकिन उससे पहले दिन भर की 6 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया गया। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेबल किया था। चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने छात्रों पर जो कार्रवाई हुई उसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार बताया, कहा कि एक दिन उन्हें खींच कर लाएंगे। इसके अलावा खड़गे ने उच्च सदन में मनुस्मृति को लेकर टिप्पणी की, जिस पर जमकर हंगामा हुआ।
सीजेपी को लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर सीजेपी ज्वाइन करने पर हर महीने 50,000 रुपए की कमाई का दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पेज के जरिए इसकी मुहिम चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मेंबरशिप के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। वंदे मातरम बिल आज लोकसभा में पास हो चुका है। इससे पहले कल यह बिल को राज्यसभा में पास कराया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा, जिसके बाद वंदे मातरम के अपमान के बाद सजा का प्रावधान है। चढ़ावा चोरी के मामले में सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है। आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने दान पेटी रखकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि संसद में जब तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मुद्दे को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन ने भी हल्ला बोला और नारेबाजी की। असम में बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राज्य के कई जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बहुत अहम बताए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। हॉकी इंडिया ने 15 अगस्त से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च की, जिसको लेकर बवाल मच गया। प्रियंका गांधी केसरिया यूनिफॉर्म को लेकर कह रही हैं कि भले ही रंग बदल जाए लेकिन युवाओं की सोच नहीं बदल पाएगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि जर्सी का रंग पहली बार नहीं बदला है। खिलाड़ियों और स्टाफ के सुझाव के बाद इसे चेंज किया गया। बात अगली स्टोरी की करते हैं। अगर आप महंगाई का रोना रोते हैं, अपनी जेब को कोसते हैं, तो ऐसा बंद कर दीजिए, क्योंकि देश का सारा पैसा आम आदमी की जेब में नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के बेड और बेसमेंट में है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस को एक घर में साक्षात कुबेर का खजाना हाथ लग गया। 28.5 करोड़ का कड़कड़ाता कैश, 15 किलो के चमचमाते सोने, टोटल 50 करोड़ का माल। भाई साहब, नोटों का पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे गिनते गिनते बैंक की 5-5 करेंसी मशीनें शहीद हो गई। मशीनें थक कर रो पड़ी कि साहब इससे ज्यादा नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा कहां से लाए। बंगाल के नोटों की गर्मी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ईडी की टीम सुबह सुबह 6 बजे झारखंड के धनबाद पहुंची। अवैध कोयले के काले साम्राज्य पर ऐसी चोट की कि 31 ठिकानों पर देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। सोचिए, एक तरफ कोयले का काला खेल, दूसरी तरफ सोने की चमचमाती रेल। जनता यहां टैक्स भरते भरते थक जा रही है। वहां कई सारे ऐसे साहब लोग हैं जिनके घरों में नोट गिनने की मशीन हाफ जा रही। साहब लोग बकायदा नोट पर सो रहे हैं। यह स्थिति है इन नोटों को देख। आज इसी काले धन के गोल्डन खेल का पूरा पोस्टमार्टम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप इस साधारण से घर को देखिए। ये देखिए, ये घर है। 24 घंटे पहले तक ये सिर्फ एक ड्राइवर का घर था, लेकिन अचानक इस घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची तो सारी पोल पट्टी खुल गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने बुधवार रात एक छापेमारी में 28 करोड़ से ज्यादा कैश, 15 किलो सोना बरामद किया। पुलिस ने आरोपी मिनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वो पहले राज्य परिवहन विभाग में बस एक मामूली सा ड्राइवर था, बाद में स्टोन कारोबार से जुड़ा। तुलू मंडल को पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी माना जाता है। अनुव्रत मंडल जून में टीएमसी के बागी ऋतव्रत बैनर्जी के गुट में शामिल हो गए थे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसीज ने सराहनीय काम किया है। सवाल यह है कि इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की गई, इसी बात को अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने बुधवार रात एक गोपनीय यानी कि सीक्रेट जानकारी के आधार पर रेड की थी और इसने सबके होश उड़ा दिए। छापेमारी के दौरान एक ठिकाने से तकरीबन 29 करोड़ रुपए की भारी भरकम कैश की रकम बरामद हुई। 15 किलो शुद्ध सोना बरामद किया गया। बाजार में सोने की कीमत करीबन 21.5 करोड़ रुपए आंकी गई। कैश और सोने को मिलाकर कुल 50 करोड़ रुपए रिकवर किए गए और इसने बंगाल में भ्रष्टाचार के एक सिंडिकेट की पोल खोल दी। भ्रष्टाचारियों के घर पर नोटों का अंबार इस कदर लगा था कि पुलिस और बैंक अधिकारी देखकर दंग रह गए। नोटों की गड्डियों का इतना ढेर कि उन्हें हाथों से गिनना नामुमकिन था। नोट गिनने की मशीन आई, लेकिन कड़कड़ाटे नोटों की तादाद इतनी ज्यादा कि लगातार चलने की वजह से 5 काउंटिंग मशीनें एक के बाद एक खराब हो गई। बीरभूम की इस छापेमारी में सिर्फ कागज के नोट ही नहीं मिले, बल्कि सोने के बिस्किट, जेवर भारी मात्रा में मिले और 15 किलो वजनी सोने को देखकर जांच अधिकारी हैरान रह गए।
कि एक ठिकाने पर आखिर इतना सोना डंप कैसे किया गया होगा। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि गोल्डन नेटवर्क के तार किस बड़े सफेदपोश नेता या ब्यूरोक्रेट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और सोना बिना किसी सियासी संरक्षण के नामुमकिन है, वो भी एक ड्राइवर की तरफ से। बहुत मुश्किल है। एक तरफ बंगाल में सोना और नोट निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंगलवार सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीमों ने झारखंड के धनबाद में एक बड़ी रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कोयला खनन, उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के काले कारोबार के खिलाफ एक साथ 31 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर शाम तक चली इस कार्रवाई में कोयला माफियाओं के बही खाते, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज देखे गए और 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड का खुलासा हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल प्रूफ्स बरामद किए गए हैं। तो आप सोचिए जरा कि लोग, देश में कई ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है, और कुछ लोग इस तरह से सोने के ढेर पर या पैसों के ढेर पर सोते हैं।